यस प्लीज। नमस्कार। एक बार फिर से इनकॉर्पोरेशन की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर पे मैंने यहाँ पे ख़त्म किया था इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपको बताया था कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, दे विल बी कॉल्ड ए बॉडी कॉर्पोरेट, दे विल बी बिकमिंग एन एग्रीगेट एंटिटी, they can exercise all their functions, they will have perpetual succession and common seal, and their liability shall be limited or unlimited, it shall be decided in accordance with the provisions of law. अब जरा आगे चलते हैं और एक बहुत important provision की तरफ चलते हैं, which is called as conclusiveness of certificate of incorporation section 9. मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 कंपनी लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसका कहना क्या है, जरा ये पढ़िएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, माइंड दीज वर्ड्स, कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल thereto. Also that company is authorized to be registered and duly registered under the act. अब इसके एक एक वर्ड की मीनिंग को जरा ध्यान से समझिएगा कि once this certificate of incorporation is issued under section 7 by the registrar of companies, then it will become a conclusive evidence. What is the meaning of conclusive evidence? Last evidence. No other evidence is required. That is called conclusive evidence. अच्छा, किस बात का conclusive evidence है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। That all requirements of the act have been complied with. तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात को जाहिर करता है कि इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी लॉ में जितनी फॉर्मेलिटी दी हुई थी वो सब अब पूरी कर दी गई हैं। उससे रिलेटेड जितने भी मैटर थे, रजिस्ट्रेशन से पहले के या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल, रजिस्ट्रेशन से पहले के या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद की मैनेजरियल पर्सनल, फी डिपॉजिट, वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम, स्टैंपिंग ऑफ मेमोरेंडम, एवरीथिंग इज फाइन, एवरी सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन, एफिडेविट मिल गया, फर्स्ट डायरेक्टर का डिटेल मिल गया, सब्सक्राइबर्स का डिटेल मिल गया। मतलब आरओसी का ये जो आईएनसी फॉर्म 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये इस बात को बताता है कि भाई कंपनी लॉ ने जितनी फॉर्मेलिटीज बताई थी इनकॉर्पोरेशन की वो सब पूरी हो गई हैं, वो सब पूरी हो गई हैं। Also that company is authorized to be registered and duly registered under the act. मतलब अब इस कंपनी के ऊपर आरओसी का ठप्पा लग गया, कंपनी बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। सेक्शन 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब एवरी फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड इज कंप्लीट, एवरी फॉर्मेलिटी। अगर आपको याद हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी की क्या डेफिनेशन थी? कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। पहली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दिस सेक्शन 9 symbolizes that company has been formed, all the requirements relating to registration have been complied with. All the requirements, मैं फिर ध्यान दिलाता हूँ, all the requirements relating to registration formalities have been fulfilled. इस बात को याद रखिएगा। All the formalities relating to registration of the company. All the formalities relating to registration of the company. आप सोचेंगे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? अगली स्लाइड में आइए ना, पता चल जाएगा। नाउ अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा
सेक्शन 19 प्रिवेंट द रीओपनिंग ऑफ मैटर रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या, एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, अब रजिस्ट्रेशन वाली फाइल दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रार ने सर्टिफाई कर दिया। बट रीड दिस लाइन हाउ एवर, और एक बात ध्यान रखिएगा, कानून की दुनिया में अगर कहीं हाउ एवर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि यहां से कानून की धारा थोड़ी मुड़ जाती है। अब जरा इस हाउ एवर पे ध्यान दीजिए। हाउ एवर if a company is incorporated with illegal objects, then these objects will not become legal by the certificate. अब आप ये कहेंगे कि साहब आपने तो ये बताया था कि कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड विद लीगल ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए कि आपने एक दवाई बनाने की कंपनी बनाई, बन रही है दवा, लीगल है दवा को बनाना, अचानक सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि भाई ये दवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इस दवा को नहीं बनाएंगे, अब ये इलीगल हो गया। तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई मैंने इसी काम के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है तो मैं तो ये दवाई बनाऊंगा ही बनाऊंगा? ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिर्फ इस बात को बताता है कि आपकी कंपनी का फॉर्मेशन लीगल तरीके से हुआ है, वो इस बात का लाइसेंस नहीं देता आपको कि आप कोई इलीगल ऑब्जेक्ट्स भी करने लगेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कंपनी बनी, उसने कहा कि हमारा काम है शराब बेचना। कहाँ बेचना? बिहार में बेचना। बन गई, शराब बिकने लगी, ठेका खुल गया, सब कुछ ठीक था। अचानक बिहार में एक सरकार आई, जो अभी की सरकार मान लीजिए आई हुई है, उसने शराब की बंदी लागू कर दी। तो क्या अब वो कंपनी ये कहेगी कि चूंकि हम प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड थे, पहले ये काम कर रहे थे, तो हम अभी भी ये काम करेंगे? नहीं, अब वहां पे इस ऑब्जेक्ट को परस्यू करना इलीगल हो गया। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं देता, आपको सिर्फ इस बात के लिए बताता है कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लीजिए आपने एक बैंक बनाने के लिए कंपनी बनाई, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या आप अगले दिन से बैंक शुरू कर देंगे? नहीं, आप बैंक शुरू करने के लिए अब आरबीआई के पास जाएंगे, वहां से कहेंगे ये हमारी कंपनी बन गई है, अब आप हमें बैंक शुरू करने का लाइसेंस दे दीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट ए लाइसेंस टू डू बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को करने के लिए लीगलिटी या इलीगलिटी डिसाइड करने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत है तो आप वहां जाएंगे। और अगर मान लीजिए आरओसी को धोखे में रख के किसी तरह से बात करके आपने एक ऐसी कंपनी बना ही डाली है जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, तो क्या अब आपको वो काम करने की परमिशन मिल जाएगी? नो। अगर आप उस काम को करेंगे तो डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील होगी और वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इस सेक्शन 9 पे खूब केसेस हुए हैं, खूब केसेस हुए सेक्शन 9 के ऊपर। अब हम उन केस लॉज की तरफ चलेंगे जो सेक्शन 9 में हुए हैं। खूब आग लगी लोगों के मन में, खूब जम के लोगों ने धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कंपनी लॉ ने कहा सेक्शन 9 की पवित्रता को हम भंग नहीं होने देंगे। पहला केस देखिएगा, सॉरी, सेक्शन 9 और सेक्शन 7 दोनों की पवित्रता को हम भंग नहीं होने देंगे। सेक्शन 7 एक बार रिपीट करता हूं, इफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज सेटिस्फाइड देन ही विल ग्रांट यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज रिलेटेड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन फुलफिल्ड देन ही विल ग्रांट यू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 9 से certificate of incorporation is conclusive evidence that all legal formalities relating to company law have been complied with। इन दो बातों को याद रखिए, आपको इस सारे केस लॉ समझ में आएंगे। पहला ही केस हुआ मूसा वर्सेस इब्राहिम का। तो मूसा वर्सेस इब्राहिम के केस में हुआ क्या कि भाई लोगों ने बनाई एक पब्लिक कंपनी। आपको पता है 7 लोगों के सिग्नेचर की जरूरत होगी।
तो उस पे 2 लोग जो एडल्ट थे, 18 साल से ऊपर के, 21 साल से ऊपर के, उन्होंने साइन कर दिया, और बाकी 5 छोटे छोटे बच्चे थे, हम 2 हमारे 5 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने साइन कर दिया। अब देखिए 7 सिग्नेचर कंपनी लॉ में हो करके पहुंचे। आरओसी हैड रजिस्टर्ड द कंपनी, आरओसी ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। भाई ये 2 लोग तो एडल्ट थे, बाकी 5 बच्चे। आरओसी ने कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के बाद कंपनी काम करने लगी। अचानक किसी ने पॉइंट आउट किया, अरे ये तो बच्चा पार्टी है, ये तो बच्चा पार्टी है, इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। आरओसी ने कहा अच्छा तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल, और इस बात पे ये कंपनी कोर्ट में चली गई कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे किया। It was held that on the basis of conclusiveness of COI, the company has been duly registered. अब इसका मतलब समझिएगा क्या है। कोर्ट में बहस ये हुई कि क्या आरओसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोर्ट ने पूछा कि भाई आरओसी साहब, कंपनी लॉ में क्या प्रोविजन है। उन्होंने कहा साहब नाम अप्रूवल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा हुआ था, आरओसी ने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कंपनी लॉ का दूसरा प्रोसीजर क्या है, बोले साहब मेमोरेंडम आना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आना चाहिए। कोर्ट ने पूछा आया था, आरओसी साहब बोले हाँ आया था। फिर उन्होंने कहा और क्या फॉर्मेलिटी है, बोले साहब हर सब्सक्राइबर का सिग्नेचर होना चाहिए। बोले आया था जी आया था। अच्छा 7 सिग्नेचर आए थे जी आए थे। बोला और क्या फॉर्मेलिटी है, बोले साहब ये रजिस्टर्ड ऑफिस का डिक्लेरेशन आना चाहिए और फीस आनी चाहिए। कोर्ट ने पूछा आई थी, बोले आई थी। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, कर दिया। कोर्ट ने ये पूछा कि कंपनी लॉ के प्रोसीजर कहीं ये आपको बताते हैं कि भाई जिन 7 लोगों ने सिग्नेचर किया है आप उनका एज प्रूफ मांगेंगे। अब आरओसी फंस गया। उसने कहा जी ये तो कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है कि जी 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनके सिग्नेचर होने चाहिए। तो कंपनी लॉ ने कहा तभी तो आपने कंपनी बनाई थी। बोले हाँ जी तभी कंपनी बनाई थी। तो कंपनी लॉ ने कहा सुनो सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव। सेक्शन 7 को ध्यान कीजिए। वंस ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी, it enjoys perpetual succession, it will have common seal, and now if you want to close the company then you cannot cancel the certificate, you should take steps of winding up of the company। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक बार इश्यू हो गया तो अब ये आपकी मर्जी पे नहीं रह गया कि आप उसको कैंसिल कर दीजिए, अब आप वाइंडिंग अप में जाइए, दैट इज अलाउड। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करने के पहले वो जो लाइन है ना इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ाया था सेक्शन 7 में, इफ आरओसी सेटिस्फाइड, सो वंस यू वर सेटिस्फाइड यू इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसको फाड़ के मत फेंको, कंपनी को बंद कराना है तो लिक्विडेशन में जाओ। अगले केस पे आइए। अगला केस है जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लेविस। बड़ा इंटरेस्टिंग केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। देखिए इसके जरा पहले फैक्ट्स पढ़ लीजिए। रजिस्ट्रार इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन 8 ऑफ जनवरी। ठीक है, उन्होंने कागज 8 जनवरी को इशू किया, बट द डेट मेंशन्ड ऑन सीओआई वाज 6 जनवरी। कागज उन्होंने 8 जनवरी को जारी किया, लेकिन जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में थी वो 6 जनवरी थी। In fact, on 6th, the registrar got the documents for registration. अब 6 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स गए, रजिस्ट्रार ने देखा सब सही है, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसी दिन साइन कर दिया, 6 तारीख की डेट डाल दी और 8 तारीख को प्रमोटर्स को ये हैंड ओवर किया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी रिलाइड ऑन द सर्टिफिकेट एंड अलॉटेड शेयर टू लेविस ऑन 6 जनवरी। It was held that shares allotted on 6 January was valid and not wired। अब देखिए इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, not wired।
कहने का मतलब क्या है मेरे, रजिस्ट्रार साहब ने 8 जनवरी को इशू किया था, डेट 6 तारीख डाली थी। कंपनी ने 6 तारीख को ही 6 तारीख की डेट में लेविस को शेयर्स इशू कर डाले, लेविस को शेयर्स इशू कर डाले। तो लेविस से 6 जनवरी को ही शेयर्स का पैसा दे दिया, लेविस को 6 जनवरी को ही शेयर अलॉट कर दिया। लेविस के शेयर सर्टिफिकेट पे डेट रखी हुई थी 6 जनवरी। यहाँ पे आरओसी साहब का कहना ये था कि भाई जब हमने सर्टिफिकेट आपको 8 को इशू किया, आपको 8 तारीख को हैंडओवर किया, चलिए मेरी गलती थी कि 6 तारीख मैंने डाल दी थी, तो आपको अगर शेयर इशू ही करना था तो 8 को इशू करते, आपने 6 को इशू कर दिया। बहस हुई। जुबली कॉटन मिल के वकील ने क्या कहा, उसने कहा कि सर सुनिए, इन द आइज ऑफ लॉ द कंपनी वॉज बॉर्न ऑन 6th। सेक्शन 7 को याद करो आप, सेक्शन 7 में बोला है द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कंपनी। उस तारीख को कंपनी पैदा हो गई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि 6 नहीं बल्कि 8 को हैंडओवर किया था तो जी 8 तारीख है। दुनिया की नज़र में कंपनी का जन्म 6 तारीख को हो गया, और जब 6 तारीख को हो गया तो आपने अभी पीछे की स्लाइड में पढ़ा है, ऑन एंड फ्रॉम दिस डेट कंपनी विल एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी विल स्टार्ट फंक्शनिंग एज ए कंपनी। तो कंपनी ने अपना पहला फंक्शन कर दिया 6 तारीख को। 6 तारीख को उनको शेयर इश्यू करना था, 6 तारीख को कर दिया। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब 8 को आपको सर्टिफिकेट आया था तो आप 8 के बाद इशू करिए? नहीं, दुनिया की नज़र में तो 6 को पैदा हो गए ना, हम 6 तारीख को इशू कर रहे हैं। इस केस को भी खारिज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगले केस पे आइएगा, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एस झुनझुनवाला। ये केस तो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी मामले को फैसला कर दिया तो वो फैसला पूरे हिंदुस्तान में एक समान रूप से लागू होता है। हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस एस झुनझुनवाला के केस में देखिए वास्तव में हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन mentioned in certificate of incorporation, the company becomes a legal person separate from the promoters, and there comes into existence a binding contract between the company and its members as evidenced by the memorandum and article of association. अब मैं इन 4 लाइनों की मीनिंग बताता हूँ। Whenever you are signing on memorandum and article as subscriber, you are becoming shareholder of a company. As shareholder, as member of the company, you are entering into a contract with the company in accordance with terms and conditions given in memorandum and article. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो शर्तें होती हैं उनके अनुसार ही आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं, उनके अनुसार ही आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं। और ये उसी डेट से शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होना जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी होती है। आपको सेक्शन 7 की लैंग्वेज ध्यान में आ रही होगी। 1961 में केस लॉ हुआ था, 1956 वाला कंपनी लॉ एप्लीकेबल था, 2013 के कंपनी लॉ पे भी ये केस एज इट इज एप्लीकेबल है। कंपनी बनने के बाद इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस until it is dissolved by liquidation or struck out of the registered and has common seal. ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन शील होगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ए शेयर होल्डर who buys shares does not buy any interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition will be maintained by a company or its shareholders. मैं आपको सीधी सी बात कहता हूँ, आप रिलायंस का 1000 रुपये का एक शेयर खरीद लीजिए, अगले दिन रिलायंस कंपनी में पहुँच जाइए, बोलिए साहब ये मेज मेरी है,
₹1000 वाली मेज है, ये मेरी है। 10,000 का शेयर खरीद लीजिए, बोलिए साहब ये वाला एसी मेरा है, तो क्या असेट की परमिशन आपको मिल जाएगी? अरे आप शेयर होल्डर हैं तो आप बोलो साहब ये वाला एसी मेरा है, ये वाला पंखा मेरा है, ये वाली कुर्सी मेरी है। क्या आपने कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद ली क्या? जी नहीं, आप एक शेयर होल्डर हैं, आपका हक है कि अगर कंपनी डिविडेंड बांटेगी, प्रॉफिट का हिस्सा बांटेगी तो आप ले लीजिएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कंपनी की कुर्सी मेज उठा के अपने घर ले जाएं क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं। आप बोलो ये जी ये अपना शेयर लो और मैं टेबल लेके जा रहा हूँ। हाँ, एक केस में ऐसा हो सकता है, और वो केस है कौन सा? लिक्विडेशन का। लेकिन उसमें भी आपको मुकदमा करना पड़ेगा क्या कि भाई लिक्विडेटर साहब मेरे पास 10,000 रुपए के शेयर हैं, असेट बेचिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट कीजिए और जो पैसा बचे वो मुझे पेमेंट कीजिए। लिक्विडेशन के टाइम पे होगा। कंपनी की लाइफ टाइम में आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास कंपनी का शेयर है और आप कुर्सी में उठा के लेके घर चले गए। अगले पे आइए, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ये पहले होते थे जो सेल टैक्स बना हुआ था, उसमें कुछ जगहों पे कुछ स्टेट्स में सेल टैक्स को कमर्शियल टैक्स कहते थे। अब तो सेल टैक्स पहले वैट में कन्वर्ट हुआ और अब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें भी वही सिंपल बातें कही गई हैं। ए लीगल पर्सनालिटी इमर्जेस फ्रॉम द मोमेंट of registration of a company, and from that moment the person subscribing to the MOA and other person joining as members are regarded as body corporate or a corporation in aggregate, and the legal person begins to function as an entity. A company on registration acquires separate existence and the law recognizes it as a legal person separate and distinct from its members. तो इस केस में और बाकी कुछ नहीं है, सेक्शन 7 की भावनाओं को ही डाल दिया गया है। अब स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास। आप पूछेंगे CWT क्या होता है? चीफ कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स। पहले इंडिया में डायरेक्ट टैक्स एक इनकम टैक्स लगता था जो आज भी लगता है, एक वेल्थ टैक्स लगता था जो अब नहीं लग रहा है। तो ये उस टाइम का केस है 1969 का, लेकिन इसमें कंपनी के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी में परचेज शेयर ऑफ अनदर कंपनी, ये तो आपको पता है। एक कंपनी बनने के बाद सेपरेट लीगल पर्सन हो जाती है, वो किसी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और अगर एक कंपनी, मैंने आपको पढ़ाया था, किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर खरीद ले तो वो कंट्रोलिंग कंपनी बन जाती है, जिसको आप होल्डिंग कंपनी कहते हैं। बट ये हाउएवर फिर इंपॉर्टेंट है। हाउएवर merely because a company purchases all share, इस all पे नजर लगाइएगा, all shares of another company, it will not put an end to the corporate character of another company. कहने का मतलब क्या है कि अगर एक H है और एक S है, H ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और इसके 100% शेयर खरीद लिए, तो क्या S एकदम खत्म? तो क्या S एकदम खत्म? जी नहीं, S खत्म नहीं होगी। S आज भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका एक ही शेयर होल्डर है H। तो परपेचुअल सक्सेशन तो तभी खत्म होगा जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उसके पहले तो परपेचुअल सक्सेशन किसी का खत्म होने का सवाल ही ना उठता भैया, सवाल ही ना उठता। अब जरा आगे आइएगा, हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1970, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी अभी हम लोगों ने केस डिस्कस किया था। लॉ रिकॉग्नाइजेज ए कंपनी एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। द mere fact that the entire share capital has been contributed by CG, central government, and all its shares are held by President of India. देखिए मैं बता दूं आपको, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर खरीदती है तो सारे शेयर उस स्टेट के गवर्नर के नाम में इशू किए जाते हैं।
बिकॉज गवर्नर इज द हेड ऑफ दैट स्टेट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में शेयर खरीदती है तो सारे शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम में जारी किए जाते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल ये है कि कोई कंपनी है जिसके 100% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के नाम में खरीद लिए, तो अब क्या वो कंपनी मतलब प्रेसिडेंट की एजेंट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट हो जाएगी, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगा? नहीं, उसमें एक ही शेयर होल्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी तो अभी भी रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। हाँ, क्योंकि सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद रखे हैं, इसलिए इसका चेयरमैन, इसके एमडी, इसके डायरेक्टर, बाकी लोग अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें तो यही पोजीशन है। कई कंपनियां ऐसी हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें सरकार की 100% हिस्सेदारी है। कई कंपनी जैसे एयर इंडिया है, कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें सरकार की 51%, 55%, 60%, 70% हिस्सेदारी है। कई सरकारी बैंक ऐसे हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, तो वो सरकार के एजेंट नहीं हो जाते। हाँ, बस ये है कि हिस्सेदारी होने की वजह से सरकार को अपने अफसरों को उसमें अपॉइंट करने की पावर मिल जाती है। अब देखते हैं, अंतिम स्लाइड है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स, सेक्शन 3 कैपिटल ए। If at any time number of members of a company is reduced in the case of a public company below 7, in the case of a private company below 2, and the company carries on its business for more than 6 months, while the number of members is so reduced, then what? समझिएगा इस केस को। क्या लिखा? 31/3/20 लोन ऑन एक्स लिमिटेड 10 लाख। ठीक है, मेंबर 7 मेंबर हैं, कंपनी ने 10 लाख का लोन ले रखा है। ठीक है, ऑन 1/4/20 मेंबर रह गए 6, एक घट गया, एक की डेथ हो गई, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर आ गए 6। अब ये बात पता किसको है? कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, इन्हीं लोगों को पता है। तो इनको क्या करना चाहिए था? 6 हैं, एक कोई बाहरी मेंबर दे आते, क्योंकि जो 7वां मरा उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है, तो 7वां कहीं से दे आते। कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये आगे देखते हैं। देखिए, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बिलो 2, एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। अब देखिए है क्या, 30 सितंबर 2020 तक इनको बिजनेस करना अलाउड है 6 मेंबर के साथ। मतलब ये 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया कि 30/9/2020 के बाद 31/12/2020 तक बिजनेस किया, और इस टाइम ये लोन बढ़ के हो गया था 12 लाख। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 31/3/20 को लोन था एक्स लिमिटेड पे 10 लाख, मेंबर थे 7। 1/4/20 को एक मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर रह गए 6। कंपनी को 6 महीने का ग्रेस पीरियड था कि आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू मत करो, कंटिन्यू करो। 6 महीने के भीतर एक जो मेंबर कम हुआ है उसकी भरपाई करो। कंपनी ने भरपाई नहीं की, 30/9 से 31/12 तक फिर बिजनेस चलाया। इस बीच लोन बढ़ के रह गया 12 लाख रुपए। अब देखिए क्या होगा। Every member of the company during the time that it so carries on its business, after those 6 months, and also know the fact that it is carrying on business with less than 7 or 2 members, shall be severally liable। कहने का मतलब क्या है?
कहने का मतलब क्या है? इकतीस 3/20 को 10 लाख का लोन था, मेंबर 7 थे, 1/4/20 को 6 रह गए, कंपनी को 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया कि आप अपने आप को संभाल लो। कंपनी 31/12/2020 तक बिजनेस करती रही और 12 लाख रुपए का लोन हो गया। तो जो भी इस बात को जानते थे, ऑल्सो नो द फैक्ट, हुआ क्या कि इस कंपनी के जो 6 मेंबर थे, 6 में से 4 को ये बात पता थी कि भाई कंपनी के मेंबर कम हो गए और कंपनी बिजनेस करती चली जा रही है। जो 2 थे वो बाहर रहते थे, उनको नहीं मालूम था कि वो हमारे एक सब्सक्राइबर की डेथ भी हो गई है। ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे किस बात के लिए? शैल बी सेवरली लायबल फॉर दी होल डेट्स ऑफ दी कंपनी। मैं होल डेट पे रोकूंगा। ये किसके लिए जिम्मेदार होंगे? 10 लाख देने के लिए या 12 लाख देने के लिए? मैं कहना चाहूंगा नहीं, ये 10 लाख के लिए जिम्मेदार होंगे, नहीं 12 लाख के जिम्मेदार होंगे। ये जिम्मेदार किसके होंगे? होल डेट्स ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब इस पीरियड के दौरान जब आपके मेंबर्स कम हुए थे तो आपने कितने का एक्स्ट्रा लोन लिया था? 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख की जिम्मेदारी कितने लोगों के ऊपर आएगी? 4 लाख के ऊपर। अब आप पूछेंगे ये 10 लाख की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अरे ये तो कंपनी के ऊपर है। ये लोन तो कंपनी ने तब लिया था जब कंपनी लॉ के मुताबिक इसके पास 7 मेंबर थे। इसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर। इस 2 लाख के एक्स्ट्रा लोन की जिम्मेदारी किसके ऊपर? इन लोगों के ऊपर। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। ट्विस्ट क्या करता हूं कि 31/3/20 को 10 लाख का लोन था, मेंबर 7 थे, 1/4/20 को 6 रह गए, कंपनी को 6 महीने का ग्रेस पीरियड था, एक मेंबर बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ाया, और 31/12/20 को लोन है कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए। तो आप कहेंगे फिर तो कोई कुछ भी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जी नहीं, हमें देखना पड़ेगा इस 3 लाख में क्या हुआ है। अगर इस 3 लाख में 10 लाख पुराने वाले वापस कर दिए गए और 3 लाख नया लोन लिया गया इस 6 महीने के भीतर, तो ये बाकी बचे हुए लोग कितने के लिए जिम्मेदार होंगे? 3 लाख के लिए। अगर इस 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख का लोन है जो नया लिया गया है, तो बाकी ये लोग कितने के लिए जिम्मेदार होंगे? 1 लाख के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? कंपनी लॉ ने ऐसे लोगों को दंड देने के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है जो कंपनी लॉ को बिना जानकारी दिए हुए मेंबर्स के कम होने का फायदा उठा करके बिजनेस आगे भी करते रहते हैं। मित्रों, यहाँ आकर के हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर के बाद अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए। धन्यवाद।